40,000 रुपए के अंदर अगर हम कोई एक बेस्ट फोन देखे ना दोस्तों, तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और उन ऑप्शंस में से कुछ फोन काफी ट्रस्टेबल ब्रांड की तरफ से भी आते हैं, जैसे कि सैमसंग का A54 ले लो, गूगल का पिक्सल 7e, वन प्लस की तरफ से आने वाला 11R और वीवो की तरफ से आने वाला वीवो V27 Pro। और जल्दी सैमसंग अपना M54 भी 35,000 रुपए के आसपास लाने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए ना भाई साहब, तो हर फोन हर व्यक्ति के लिए परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये वाला फोन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए परफेक्ट है। वैसे ये फोन वन प्लस की तरफ से आता है, वन प्लस 11R। इस फोन को लॉन्च हुए 3 महीने होने वाले हैं और मैं इसको लगभग 2 महीने से यूज कर रहा हूं। तो वीडियो एंड तक देखना, मैं इसकी सारी कमियां भी बताने वाला हूं, मुझको जो कमियां इसमें फील हुई, और सारी अच्छाइयां भी बताने वाला हूं कि ये फोन मैंने क्यों कहा कि ये फोन 40,000 रुपए में बेस्ट है। तो सबसे पहली चीज तो आ जाती है कि सैमसंग और गूगल, उन दोनों कंपनियों के एक फोन अभी मार्केट में है और दोनों ही कर्व डिस्प्ले के साथ नहीं आते हैं। इस फोन में कर्व डिस्प्ले मिलती है और अभी कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वीवो V27 Pro में भी कर्व डिस्प्ले है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर आ जाती है, इस फोन की जो इन हैंड फील है ना, वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। मतलब ये फोन 6.7 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है और ये बिल्कुल भी बड़ा फील नहीं होता। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मैं 6.7 इंचेस वाला फोन यूज कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसी फील आती है जैसे कि मैं 6.4 या 5 इंचेस वाला फोन यूज कर रहा हूँ। और इसकी जो इन हैंड फील है भाई साहब, क्या ही कहने उस चीज के। तो और वीवो का V27 Pro जो फोन है वो इस फोन से पतला है, लेकिन वो इस फोन से चौड़ा है, जिस वजह से वो कंफर्टेबल फील नहीं होता और बहुत ही अजीब सा लगता है हाथ में लेने में। इसको मैं पूरे नंबर दूंगा भाई साहब। और इस फोन में 3.5mm जैक नहीं है, तो वो तो एक दिक्कत है ही, पर इनका जो अलर्ट स्लाइडर है ना भाई साहब, मैंने पहली बार कोई वन प्लस का फोन ऐसा यूज किया है जिसमें अलर्ट स्लाइडर है, और ये मुझे इतनी कामयाब चीज लगी ना, मैं तो ये कहूंगा कि ये तो हर एक कंपनी को डालना ही चाहिए अपने फोन में। मतलब यहाँ से ही मैं इस फोन को वाइब्रेशन पे, साइलेंट पे या फिर रिंग पोर्ट में लगा सकता हूं। और अगली चीज पर चलता हूं मैं। इस फोन की डिस्प्ले मैंने आपको बताया, इस फोन में कर्व डिस्प्ले मिलती है और 6.7 इंचेस की मिलती है। और आउटडोर में मुझे इस फोन से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, मतलब दोपहर की धूप में भी डिस्प्ले बराबर चमकती है। और इस फोन में कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस भी एकदम लाजवाब है। और मैंने ट्विटर पर एक चीज नोटिस की थी कि काफी सारे लोगों के वन प्लस 11R में इशू आ रहे हैं, ग्रीन लाइन इशू, लेकिन इस फोन में तो अभी तक नहीं आया है ग्रीन लाइन इशू किसी भी तरह का। और इस फोन के स्पीकर भी काफी तगड़े हैं। मैं इस फोन से पहले Vivo X80 यूज कर रहा था, जो कि 60,000 का फोन है, और ये फोन 40,000 रुपए का है। और इसके स्पीकर्स उससे ज्यादा तगड़े हैं। मतलब अगर आप गाने वगैरह ज्यादा सुनते हो ना, तो इसके स्पीकर बिल्कुल म्यूजिक के लिए ट्यून्ड हैं। और इस फोन का बेस्ट पार्ट जो लगता है, जो कि सैमसंग और गूगल आपको दे भी देंगे लेकिन नहीं दे पाएंगे, वो है इसका यूजर एक्सपीरियंस और इस फोन की परफॉर्मेंस। गूगल और सैमसंग आपको यूजर एक्सपीरियंस तो अच्छा दे देंगे, लेकिन वहां पर वो हीट बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस उतनी तगड़ी नहीं है, उसमें प्रोसेसर उतने पावरफुल नहीं है। लेकिन इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है। लेकिन इसके साथ भी इस फोन में दिक्कत है, वो चीज मैं अभी बताऊंगा। लेकिन मैं इसके पहले यूजर एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैं Vivo X80 यूज कर रहा था इससे पहले, और उसमें मुझे क्या करना पड़ता, जब मैंने उस फोन को सेटअप किया था तो मुझे काफी सारी चीजें हटानी पड़ी थी, जैसे कि ब्लोटवेयर हटाने पड़े थे मुझे, और जो पुश नोटिफिकेशन मिलती हैं वो चीजें हटानी पड़ी थी मुझे। लेकिन इस फोन को सेटअप करने के बाद आज तक मैंने इसमें से कोई ब्लोटवेयर अनइंस्टॉल नहीं किया है, ही नहीं ब्लोटवेयर तो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे इस फोन में बिल्कुल भी पुश नोटिफिकेशन नहीं मिले हैं। हालांकि अभी के टाइम पर आपको हर एक फोन में बग्स मिलेंगे, इसके अंदर भी 1-2 मिले हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ अपने फोन को रिस्टार्ट मारना है और कुछ नहीं करना। और दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की है ना, वो है ये चीज कि आप जब रिसेंट ऐप में जाकर 2 ऐप को एक साथ जल्दी जल्दी उड़ा दो ना, तो यहाँ पर तीसरे की एनिमेशन खत्म हो जाती है। अगर आप इन ऐप्स को धीरे धीरे उड़ाओगे तो वो स्मूथली उड़ते हैं। और मैंने अपनी OnePlus Nord C3 Lite वाली वीडियो में बताया था कि आप वहां पर किसी भी ऐप का नाम अपने अनुसार चेंज कर सकते हो, लेकिन वो फीचर मुझे इस फोन में नहीं दिखाई दिया। तो मुझे लगता है OnePlus अपनी नोट और नंबर सीरीज में भेदभाव करना चालू कर दिया है। लेकिन ये बात है ना कि नोट सीरीज में फीचर ज्यादा क्यों। और OnePlus के फोन हम पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं कि गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। OnePlus 6 के बाद तो गेमिंग का रुझान ज्यादा ही हो गया था, जब से PUBG आया था। और अब तो BGMI की न्यूज दोबारा से आ रही है कि वो वापिस आ रहा है। तो इस फोन में मैंने BGMI खेला हुआ है, और आप चाहे नॉर्मल सेटिंग कर लो, चाहे हाईएस्ट सेटिंग रख लो, कुछ भी कर लो, मतलब सेटिंग कोई भी रख लो, लेकिन इस फोन में आपको जिटर मिलेंगे। और आप कोई सा भी गेम खेलोगे उसमें जिटर मिलेंगे। तो इस चीज का मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत है, गेम के हिसाब से फोन ऑप्टिमाइज नहीं है या फोन के हिसाब से गेम ऑप्टिमाइज नहीं है। लेकिन हाँ, अभी गेमिंग के लिए ये परफेक्ट फोन नहीं है। गेमिंग के लिए तो आपको दूसरा कोई फोन देखना पड़ेगा। और बाकी अब बात आती है इस फोन के कैमरा की। यहाँ पर पीछे की साइड आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर फालतू कैमरा है। और फ्रंट में मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। और कैमरा इस फोन की प्राइस यानी कि 40,000 रुपए के हिसाब से अगर जज किया जाए, तो मैं कहूंगा कि इस फोन का कैमरा अबव एवरेज है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि इस फोन
फोन से बढ़िया कैमरा वाले फोन आपको 40,000 रुपए के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन इस फोन का कैमरा काफी बैलेंस्ड है और आपको अगर फोटो में गोरा दिखना पसंद है तो ये फोन का कैमरा आपको गोरा ही दिखाएगा, चाहे आप फ्रंट कैमरा से शूट करो या फिर आप रियर कैमरा से फोटो शूट करो या फिर आप वीडियो भी बनाते हो तो वहां पर भी फोन आपको गोरा ही दिखाता है। और गोरा करने की वजह से ना इस फोन में एक अच्छी बात ये भी आ जाती है कि रात के समय में इस फोन में सबसे ज्यादा डिटेल्स होती हैं जब भी आप कोई फोटो क्लिक करते हो। लेकिन गोरा करने की वजह से एक दिक्कत भी आ जाती है, जब आप व्हाट्सएप पे किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो ना तो सामने वाला आपको ये कहेगा कि आज मेकअप वेकअप पोत का आया है क्या, इसमें ज्यादा ही गोरा लग रहा है। तो हाँ, कैमरा की वजह से कुछ दिक्कतें भी हैं और कुछ बढ़िया चीजें भी हैं। वैसे तो मुझे इस फोन का कैमरा अच्छा लगा है, कुल मिलाकर तो बात ये है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है इस फोन में, जो कि आपने देख लिया कैसा काम करता है, बढ़िया एकदम। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूँ तो देखो यहाँ पर 5G भी मिल रहा है मुझे, और नेटवर्क कनेक्टिविटी से मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज जो लगी इस फोन में कि इसका ईयरपीस जो स्पीकर है ना ये थोड़ा सा कमजोर है। बाकी फोन्स के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो ये थोड़ा सा कम लाउडनेस वाला फील होता है, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती इसके साथ। और एक चीज और है दोस्तों जो कि मैंने ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी देखी थी कि कुछ लोगों को इस कैमरा मॉड्यूल पर करंट आ रहा था जब इस फोन को चार्जिंग पर लगा रहे थे, तो वो चीज मैंने करके देखी है। इस वाली यूनिट में तो बिल्कुल करंट फील नहीं हुआ। और ये ऐसा है कि कुछ यूनिट्स में करंट यहाँ पर आ रहा है कैमरा मॉड्यूल पर जब आप फोन चार्जिंग पे लगा रहे हो, और कुछ यूनिट्स में नहीं आ रहा। तो इस वाली यूनिट में तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और यहीं पे मैं बैटरी बैकअप की भी बात कर लेता हूँ। मैं इस फोन को चार्ज करता हूँ 8 बजे के आसपास तक, और ज्यादातर मैं इस फोन को फुल चार्ज नहीं करता। और इस फोन के साथ वैसे 100 वोल्ट का चार्जर आपको साथ ही मिलता है, तो 30 मिनट में वो 0 to 100 फुल चार्ज कर देता है। और बैटरी बैकअप मैंने जैसे कि कहा कि मैं सुबह 8 बजे इस फोन को चार्ज करता हूँ, तो मुझे अगले ही दिन चार्ज करना होता था इस फोन को 8 बजे। और बाकी अगर इस फोन के हैप्टिक्स की बात करूँ जो कि 40,000 रुपए के फोन में तो मैटर करते ही हैं, तो यहाँ पर काफी बढ़िया वाले हैप्टिक्स मिलते हैं और काफी जगह पर मिलते हैं। जैसे कि आप वॉल्यूम अप डाउन कर रहे हो वहां पर हैप्टिक्स हैं, आप अलर्ट स्लाइडर चला रहे हो वहां पर हैप्टिक्स हैं, फिंगरप्रिंट पर हैप्टिक्स हैं, या ब्राइटनेस अप डाउन कर रहे हो वहां पर भी हैप्टिक्स हैं। तो ऑल ओवर अगर मैं ओपिनियन दूं इस फोन को लेकर तो मैं यही कहूंगा कि आप सैमसंग A54 की तरफ बिल्कुल भी मत जाओ, आप Vivo V27 Pro भी मत लो। Vivo V27 Pro तो आप तब लो अगर आप कोई Vivo के फैन हो या फिर आपको कैमरा इस फोन से थोड़ा सा बेटर चाहिए। पर Vivo का V27 Pro गोरा दिखाने में ज्यादा फोकस नहीं करता है, वो थोड़ा सा नेचुरल रखता है, लेकिन ये गोरा दिखाएगा। तो मैं तो देखो सिंपली यही कहूंगा, अगर आपको एक बेस्ट फोन चाहिए 40,000 रुपए में तो इस फोन से ज्यादा बेस्ट कोई भी फोन नहीं है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से फोन खरीदते हो तो एक बार इस फोन को जाकर एक्सपीरियंस कर लेना, फिर आप इस फोन को ही खरीदोगे, इतना मेरा भी कहना है। बाकी आप बताना दोस्तों आपको कैसा लगा ये फोन, और ये भी बता देना कि मेरे रिव्यू में कोई कमी तो नहीं थी, आपके फीडबैक से ही हमारा इंप्रूवमेंट होगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।